नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें हम आपको कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। चीन में बने सामान को इस बार दिवाली के सीजन पर केवल 29% लोगों ने खरीदा। पिछले साल 48% ने की थी खरीदारी। RCEP से हटने के बाद भारत के और ज्यादा आत्मनिर्भर होने का अनुमान। चीन को पटखनी देने में हो सकता है भारत सफल। IPO से पहले सरकार ने LIC के वैल्यूएशन के लिए लगाई 8 दिसंबर तक के आप कर सकते हैं आवेदन। BPCL के निजीकरण के लिए मिली कई सारी बोलियां। रिलायंस समेत कई बड़ी कंपनियां दौड़ में शामिल नहीं। उत्तर प्रदेश ने जारी किया उत्तर भारत का पहला बॉन्ड। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बॉन्ड 225% ओवर सब्सक्राइब हुआ। अगले साल आएगा रुचि सोया का FPO। कंपनी में हिस्सेदारी घटाएगी पतंजलि आयुर्वेद। सरकार की इस खरीफ सीजन में धान खरीदारी से 20% से ज्यादा बढ़ी। पंजाब का सबसे ज्यादा योगदान। दिसंबर के आखिर तक हवाई उड़ानों का स्तर कोरोना के पहले के बराबर होने का अनुमान। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जताई उम्मीद। मारुति ने 20 महीनों में डिजिटल माध्यम से 2 लाख कारों की बिक्री की। 21 लाख लोगों ने की डिजिटल तरीके से पूछताछ। चीनी कंपनी हुआवेई बेचेगी अपना मोबाइल ब्रांड ऑनर। 7,000 कर्मचारियों वाली कंपनी के सभी सेगमेंट्स की होगी बिक्री। दिवाली पर दुकानदारों को बम्पर बिक्री करने का मौका मिल ही गया। इस बिक्री में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का बड़ा रोल रहा। इनके सहारे इस बार चीनी सामान बाजार से नदारद ही रहे। इस बिक्री के साथ ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से तेज रिकवरी देखी जा रही है। इससे जनवरी मार्च तिमाही से भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। बिक्री के लिहाज से दिवाली पर इस बार बड़ा दारोमदार था। न केवल सरकार बल्कि कारोबारियों को दिवाली से बड़ी उम्मीदें थी, बल्कि दुकानदारों के लिए भी लॉकडाउन के नुकसान की भरपाई करने का ये सुनहरा मौका था। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि दिवाली दुकानदारों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। व्यापारियों का दावा है कि दिवाली सीजन के दौरान देश भर में दुकानदारों ने 72,000 करोड़ का सामान बेचा। चीनी सामान की पूरी तरह से बाइकआउट करने की वजह से ये मुमकिन हो सका है। पिछले साल कुल बिक्री 70,000 करोड़ की थी, जिसमें चीनी सामान की हिस्सेदारी 40,000 करोड़ की थी। इस साल चीन को 40,000 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। व्यापारी संगठनों के मुताबिक जिन प्रोडक्ट्स की इस त्योहारी सीजन में जमकर बिक्री हुई है, उनमें शामिल है FMCG उत्पाद, उपभोक्ता वस्तुएं, खिलौने, बिजली के उपकरण और सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गिफ्ट्स, मिठाई, जूते, घड़ियां, फर्नीचर। इस बार बड़ी संख्या में लोकल कारीगरों, मूर्तिकारों, हस्तशिल्प श्रमिकों और विशेष रूप से कुम्हारों के बनाए उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिला है। सब कोई कस्टमर लोग मांग रहा है, जब वो सब लोकल चाहिए। लोकल वाला, ये डिब्रूगढ़, डुबरी, मार्गेरिटा, 300 क्या लोकल वाले चाहिए। अच्छी खासी इसका जो है कि विक्रेता बहुत बढ़िया हो गई इस बार। लंफ वाले दिए बना रहे हैं, सब शंख वाले दिए बना रहे हैं, सब पूरे नया डिजाइन का दिया है। ये तो सिंपल है और तो नए डिजाइन का दिया है मेरे पास। इन सब के साथ और बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की रिकवरी की रफ्तार देखते हुए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से रिकवर हो रही है और RBI अब ब्याज दरों में नरमी के रुख को छोड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा कारोबारी साल की चौथी तिमाही में महंगाई दर औसतन 6% से ज्यादा रहेगी, जिससे RBI के पास नीतिगत दरों में कमी की गुंजाइश नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महंगाई दर अक्टूबर में 7.61% के साथ कोविड-19 से पहले के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। सितंबर 2020 में खुदरा महंगाई 7.27% थी। ईंधन को छोड़कर बाकी सभी सेगमेंट्स में कीमतें बढ़ रही हैं। इसके मुताबिक चौथी तिमाही में महंगाई दर अपने उच्चतम स्तर पर रहेगी और 2021 में इस पर ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि उसी समय मजबूत डेटा दिखता है कि अर्थव्यवस्था अनुमान से ज्यादा तेजी से रिकवर कर रही है। इसके पहले मूडीज ने भी इस साल भारत के लिए अपने GDP के पूर्वानुमान को पहले से सुधार कर
-8.9% कर दिया है। Moody's today have come out with the numbers for Indian economy, saying that earlier they were talking about 9.6 negative growth for India, which they have now reassessed and said that it won't probably be at 9.6 negative, it might probably just be 8.9 negative. Whereas for 2022, they had come with a very clear indication that India will be growing at 8.1% earlier, but now they've corrected themselves and said probably India will be growing not at 8.1 but at 8.6. इन सारे समीकरणों को अब केवल कोरोना की दूसरी लहर ही बदल सकती है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार इसको लेकर गंभीर है, ऐसे में इस पर कंट्रोल रहेगा, जिससे इकोनॉमी की रफ्तार को कम होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए दिवाली तक का फेस्टिव सीजन बेहद सफल रहा। बीते हफ्ते हुए वित्त मंत्री के ऐलान के बाद इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। सर्कल रेट और मार्केट रेट का अंतर जिस तरह से टैक्स के बोझ को बढ़ाकर बिक्री में ब्रेकर बना रहा था, इसमें अब राहत मिल गई है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी में कमी की मांग अभी भी अधूरी है। इस बार नवरात्र से लेकर दिवाली तक रियल एस्टेट 10 सफलता मिली है। घर खरीदारों ने ऑफर्स, डिस्काउंट्स के साथ सस्ते होम लोन का फायदा उठाने के लिए जमकर रियल एस्टेट मार्केट में पड़ताल की और सौदा सही मिलने पर घर भी खरीद लिया। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो स्टैंप ड्यूटी कटौती का फायदा मिलने से ग्राहकों ने घर खरीदने के मौके को भुनाने का मौका नहीं छोड़ा। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस बार के फेस्टिव सीजन में रियल एस्टेट ने लॉकडाउन के सदमे से बाहर आने का भरपूर साहस दिखाया है। अब जो चेंज आया है उसमें वित्त मंत्रालय ने वो गैप जो है 20% कर दिया है। यानी अगर आपका सर्कल रेट 100 रुपए है और आपने प्रॉपर्टी तकरीबन 80 रुपए तक में खरीदी है, तो आपको 80 रुपए पर ही स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, और वो डिफरेंस जो है 100 और 80 के बीच का जो 20% का डिफरेंस है, उस पर जो पहले डीम्ड इनकम के तौर से टैक्स किया जाता था, आपके इनकम टैक्स में ऐड कर दिया जाता था, 30% के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लग जाता था, वो अब नहीं लगेगा। तो ये एक काफी अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। ऑलरेडी एक फंड रिलीज हो चुका था, उसके बाद एडिशनल फंड रिलीज करना, ये अपने आप में रियल एस्टेट मार्केट को एक तरह से पुश करेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पुश करेगा। और चूंकि रियल एस्टेट के ऊपर एंसिलरी इंडस्ट्री बहुत सारी डिपेंड होती है, तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। हालांकि त्योहारों के बाद रियल एस्टेट मार्केट की रफ्तार सुस्त होने की आशंका थी, वो भी अब पिछले हफ्ते हुए वित्त मंत्री के ऐलान के बाद कम हो गई है। दरअसल सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच जो अंतर था, अब उसे 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इससे घर खरीदने और बेचने वालों को इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। 30 जून 2021 तक ये योजना 2 करोड़ रुपए तक के रेजिडेंशियल यूनिट की प्राइमरी बिक्री पर लागू रहेगी। इससे उन डेवलपर्स को राहत मिलेगी जो अपने मकान नहीं बेच पा रहे हैं। सेल एग्रीमेंट वैल्यू पे और जो सर्कल रेट में डिफरेंस जो रहता था, अगर उसमें 10% से ज्यादा होने पर वो आपके कैपिटल प्रॉफिट में या एसेट के ट्रांसफर पे जो कैपिटल गेन का टैक्स लगता था, वो अब 10% से 20% होने पे जरूर मैं कहूंगा डेवलपर्स के लिए भी, प्लस क्योंकि ये 56 में ऐड हो जाता था अदर इनकम में, वो भी वहां बेनिफिट मिल सकता है। दावा किया जा रहा है कि इससे टैक्स में राहत तो मिलेगी ही, साथ ही बिक्री भी जोरदार तरीके से बढ़ सकती है। इनकम टैक्स में राहत मिलने से 3.7 ट्रिलियन कीमत के बगैर बिके मकान बेचे जा सकते हैं। भारत के 7 बड़े शहरों में 1.5 करोड़ तक की कीमतों के करीब 5.5 लाख मकान और 1.5 से 2.5 करोड़ की कीमत के करीब 50,000 घर बिना बिके पड़े हुए हैं। देश भर में 6 लाख से ज्यादा मकानों को खरीदारों का इंतजार है। इनकम टैक्स में मिलने वाली राहत को बिल्डर अपने ग्राहकों को देकर बिक्री बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए और उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम निकाली है, जिसमें आपका डिफरेंस यदि 20% सर्कल रेट और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस यदि 20% तक का ही है, तो वो 20% वाला डिफरेंस आपको दोनों में से किसी को भी टैक्स उसके ऊपर नहीं देना पड़ेगा।
लेकिन उसमें ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये स्कीम सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस के लिए है, रेजिडेंशियल हाउस जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए तक की ही है। यानी रियल एस्टेट के लिए ये ऐलान गेम चेंजर साबित हो सकता है। उम्मीद है इसके साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए किए गए 18,000 करोड़ के ऐलान से भी रियल एस्टेट के दिन बदलेंगे। इन दोनों ऐलानों से देश में अफोर्डेबल और मिड इनकम ग्रुप की प्रॉपर्टी में बड़ा उछाल आने का अनुमान है। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।